मैं सौरभ खरे आपका परख कोचिंग के यूट्यूब चैनल परख कोचिंग ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं S23 अपना प्रैक्टिस का 23वां पेपर आज हम लोग लेकर आए हैं। ये पेपर SSC, बैंक, रेलवे और ख़ासतौर से UPSI वाले भी सॉल्व कर सकते हैं, CDS वाले भी सॉल्व कर सकते हैं और GD वाले भी। GD वाले में लोग जो अगर इसमें 15 क्वेश्चन कर लेंगे 20 में, समझिए वहाँ पे आपका 20 में 20 होने लगेगा। ठीक है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो तीसरी संख्या पहले से कितने प्रतिशत अधिक है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत बता रहा है। अगर तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत कह रहा है औसत 10 है, इसका मतलब बीच वाली संख्या कितनी होगी 10 होगी। इसके पहले वाली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी, इसके बाद वाली संख्या हो जाएगी कितनी आपकी 12। जब भी औसत होगा और कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होंगे, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स या कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स या कॉन्सिक्यूटिव नंबर, अर्थात प्राकृतिक संख्या होंगी या सम संख्या होंगी या विषम संख्या होंगी, तो बीच वाला नंबर उनका औसत कहलाता है। बीच वाला नंबर उनका क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 10 है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है। अगर तीन क्रमागत संख्या है उनका औसत 10 है तो बीच वाली संख्या जो दूसरे नंबर की संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी 10 होगी। पहले वाली संख्या होगी 8 और तीसरी वाली नंबर होगा आपका 12। तीसरा वाला नंबर होगा आपका 12। बात क्लियर हो पा रही है। तो कह रहा तीसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है। तो तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। कहां से अधिक है, 8 से अधिक है। इंटू कितना हो जाएगा 100%। कितना हो जाएगा 100%। तो आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 4 2 50%। कितना अधिक हो जाएगा 50%। ठीक है ना। कितना हो जाएगा 50%। 8 से 4 बढ़ रहा, कितना हो जाएगा 50% की वृद्धि होगी। पहले का ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा गया है यदि संख्या 59A 44B 36 से डिविजिबल है। 59A 44B 36 से डिविजिबल है। किससे विभाज्य है, 36 से डिविजिबल है। तो A प्लस बी का अधिकतम मान क्या होगा, A प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमको। A प्लस बी का हमको वैल्यू चाहिए जो मैक्सिमम चाहिए। देखो 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 9 और 4। 36 को लिख सकते हैं 9 गुणा 4। और दोनों 9 और 4 कैसे हैं, को प्राइम है, सहअभाज्य संख्याएं। यहाँ पे जो भी संख्याएं लेंगे हम लोग डिविजिबल करेंगे तो को प्राइम नंबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, को प्राइम नंबर, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, मतलब इनमें कोई कॉमन ना हो, इसमें कोई कॉमन ना हो। 9 और 4 का गुणा कर लिया, 9 चौको 36। अगर 4 की भाज्यता लगा तो 4 की भाज्यता क्या होती है, अंतिम दो अंक। अंतिम दो अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 4 से पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य होगी। अब यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं, बी के स्थान पर हम 0 भी रख दें, बी के स्थान पर 0 रख सकते हैं तो 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद 4 रख दें तो भी विभाज्य हो जाएगी, और 8 रख दें तो, मतलब डिफरेंस 4 4 का होता है। याद रखिएगा, जब भी हम लोग 4 की विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं तो यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 4 4 का डिफरेंस। पहला अगर नंबर आ गया 0 तो 0 रखेंगे, 4 का भाग चला जाएगा 40, है ना। इसके बाद 0 फिर 4 फिर 8। गौर करिएगा, अंतिम दो अंक जब 4 से भाज्य की जाती है तो विभाज्य होना चाहिए। तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 4 से पूर्णतः भाज्य होगी। इसमें जो डिफरेंस आता है वो 4 4 का आता है। 4 की भाज्यता में इकाई के अंक में जो डिफरेंस आएगा वो 4 4 का। कोई पहला अंक मिल गया 0, 0 का 4, 4 के बाद कितना आएगा 8। 12 नहीं हो सकता क्योंकि एक ही डिजिट चाहिए था। 3 अंक संभव है बी के स्थान पे, 0 4 और 8। और जब 4 की भाज्यता में इसका दहाई का जो अंक होगा वो 2 2 का डिफरेंस लेता है, 2 4 6, इस तरीके से इसका डिफरेंस लेता है। याद रखना हमेशा, अगर इकाई का अंक 4 से विभाज्य कर रहे हैं तो इकाई का अंक 4 4 का डिफरेंस लेता है और दहाई का अंक 2 2 का डिफरेंस लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ABC अगर 8 से विभाज्य कर रहे हैं संख्या को, इसमें 8 8 का डिफरेंस होता है, इसमें 4 4 का डिफरेंस होता है, इसमें 2 2 का डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो 8 का डिफरेंस होगा तो 0 होगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा 8 होगा। अगर एक C का मान 1 होगा तो अगला कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 8 का डिफरेंस। 8 की भाज्यता में दूसरा वाला अंक जो होता है उसमें 4 4 का अंतर होता है, और जो तीसरा मतलब आपका जो तीसरा वाला होता है यहाँ से, उसमें कितने कितने का अंक होता है, 2 2 का अंतर होता है। इस बात को हम लोग को ध्यान रखना था। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग पूरी बात।
तो 4 का जब भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 8। बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ए प्लस बी का मैक्सिमम मान चाहिए तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब बी की वैल्यू हो गई है, अगर हम बी के स्थान पे यहाँ पे अब 8 रख दें तो 9 की डिविजिबिलिटी लगाते रहे, 8 और 4 12, 12 का क्या हो जाएगा डिजिटल सम 3, 3 4 3 7, 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम हो जाएगा 3 a प्लस 3, हम डिजिटल सम से लगा रहे हैं a प्लस 3। अगर 9 से भाग देना है तो यहाँ पर कितना आना चाहिए हमारे पास 6, 9 से भाग देना तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 6, तो a की वैल्यू जो होगी वो 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका मान होगा वो कितना होगा 14। अगर जो डिजिटल सम नहीं लगा पा रहे वो ऐसा लगा दें 8 4 12, 12 4 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30, कितना कर देंगे 30, प्लस करेंगे a बटे कितना करेंगे 9, ये लिखा गया है। ए का मान कितना होना चाहिए कि कट जाए 6 होना चाहिए। और जो डिजिटल सम नहीं लगा पा रहे वो इस तरीके से डिजिटल सम लगाएंगे, वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो कितनी आएगी 14 आएगी, जिसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ए। तीसरा नंबर देखिए, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एक समकोण है, भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ए और बी हैं। 3 नंबर कह रहा है पी क्यू आर में क्यू एक समकोण है, क्यू कैसा है समकोण है, भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः पी क्यू पर भुजा ए है और पी आर पर कह रहा पी आर पर भी है, यहाँ पर भी है, पी ए 8 है, इसकी वैल्यू जो है वो 8 दी गई है, पी ए 8 है और पी बी 12 है, पी बी 12 है, बी आर 3 है, पी आर कितना है 3 है, बी आर 3 है और कह रहा क्यू आर 9 है, क्यू आर 9 है। ये समझिए भैया, ये पूरा कितना हो जाएगा हमारे पास 15, ये कितना हो जाएगा 9। अगर कोई ट्रिपलेट 9 और 15 है तो इसका एक ये वाला कितना आएगा, कितना आएगा, देखो इसको क्या लिख सकते 3 गुणा 5, इसको लिख सकते 3 गुणा 4, 3 3 5, तो इसका एक भुजा क्या होगी 4 होगी, 3 5 और कितना 4, सब में 3 गुणा इसमें, ये जो कितना होगा पूरी 12 भुजा होगी। अगर इसमें हम लोग क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, होता भी है 12 9 15 का, 12 9 15 का त्रिप्लेट बनता है, क्या बनता है 12 9 15 का त्रिप्लेट बनता है। और अगर ये 8 है तो ये कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, ये कितना बचेगा 4, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 4, ए क्यू बराबर हो जाएगा 4, तीसरे का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर लिख रहा है, यदि 7 अंक की संख्या 7 डिजिट नंबर जो है x42132y 44 से भाज्य है, किससे भाज्य 44 से भाज्य, y इज नॉट इक्वल टू कह रहा है y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 4, y का मानना तो 0 लेना ना 4 लेना, तो कह रहा y माइनस एक्स की वैल्यू बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं 11 गुणा 4, क्या लिख सकते हैं 4। अगर 4 की भाज्यता लगाएंगे तो यहाँ पे 4 का भाग दो, यहाँ क्या क्या हो सकता है y के स्थान पर, y की जो वैल्यू आएगी 104 5 20 0 आ जाएगा, 4 हो सकता है और 8, इसके लिए तो मना किया गया तो ये नहीं है, तो y बराबर कितना है 8, क्योंकि एग्जाम में लिखा गया है y इज नॉट इक्वल टू 0 और 4, तो y बराबर कितना होगा 8 होगा, y बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब अगर y बराबर 8 तो 11 की डिविजिबिलिटी लगा देते हैं, y के स्थान पे क्या लिख दे रहे 8 लिख दे रहे, y के स्थान पे क्या लिख दिया हम लोगों ने ये लिख दिया यहाँ पे 8। 11 की विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर होगा या तो वो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा, 11 का गुणज होगा, जैसे 11 22 33 इस तरीके से होगा, तो आप समझिएगा। तो अल्टरनेट भी कहते हैं इसको, 8 3 11 11 और 2 13, 13 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 13 प्लस एक्स,
यहाँ हो जाएगा 2 1 3 3 और 4 7। इसका जो डिफरेंस होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या 11 या 11 का कोई मल्टीपल है ना 22 इस तरीके से लेना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे 13 प्लस एक्स माइनस 7 बराबर पहले 0 कर लेंगे या 11 इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 6 0। अगर 0 करेंगे तो एक्स बराबर -6 माइनस संभव नहीं, बीच में कोई माइनस आएगा नहीं, इसलिए नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे एक्स प्लस 6 बराबर क्या कर लेंगे 11 कर लेंगे। एक्स बराबर आ जाएगा 5। पूछ रहा है वाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है। वाई माइनस एक्स कितना होगा, वाई माइनस जो एक्स होगा वाई 8 होगा, कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3, बात क्लियर हो पा रही, कितना हो जाएगा 3। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, चौथे का हो जाएगा बी। अगला देखिए 5 नंबर। पाँच नंबर में क्या लिखा गया है, लिख रहा है 10,000 रुपये की राशि को 13% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया जाता, तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और 13% दर है, तो ये देखो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका होगा 10,000 रुपये का फर्स्ट ईयर में कितना रुपया लगेगा, 13% लगेगा। कितना लगेगा 13%, इसका 1% कितना होगा 100, 1% कितना होगा 100, तो 13% हो जाएगा 1300। कितना हो जाएगा 1300। सेकेंड ईयर में क्या हाल चाल होगा 10,000 का, पहले 10,000 पे लगेगा, इस पे लगेगा 10,000 का 13% कितना होगा 1300। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ब्याज पे ब्याज लगता है, इस पर भी 13% लगेगा, इस पर भी 13% लगेगा। कितना हो जाएगा इसका 1300 का 1% कितना होगा 13 होगा, और 13 में कितना हो जाएगा 169। कितना हो जाएगा 169। तीसरे वर्ष की बात की जाए तो फिर वही शुरू से 10,000 पे कितना लगेगा 1300 लगेगा, 13% चाहिए। फिर इस वाले पे कितना लगेगा 1300 का 13% कितना हो जाएगा 169। फिर इस वाले का 13% का तो 169 यहाँ हो जाएगा। फिर इसका भी लगेगा भैया, तो 169 का 13% चाहिए, कितना चाहिए 13% चाहिए 169 का। तो 169 का 13% के लिए हम 1% निकाल लें, 1% होगा 1.69। कितना होगा 1.69, और 13 को गुणा कर देंगे, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे और हो जाएगा 13 9 1 17 11 13 6 78 78, और कितना हो जाएगा आपका 89 89 8 13 एकम 13 और 8 21। कितने अंक पे दशमलव हो गए 2 अंक पे, क्योंकि भाई अगर नहीं निकल पा रहा तो 169 का 13% निकालना, 13/100 करना था, ये कह रहे थे हम आपसे। गुणा कर देना, गुणा करने 2 अंक दशमलव रख दिया, 1.97 आ जाएगा। ठीक, अब आपको यहाँ क्या करना है, पूछ रहा है तो तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तीसरे वर्ष के लिए तीसरे वर्ष के लिए देखो बात अलग है, 3 वर्ष के लिए कहता तीनों को जोड़ देते, ठीक है ना। तीसरे वर्ष के लिए सिर्फ इतना चाहिए है, क्या चाहिए हमको इतना जोड़ दो। देखो 1300 हो जाएगा, यहाँ 1400 1500, 1500 तो यही हो गया, चार सीधा सीधा जोड़ लीजिए 169 और 21.97। अगर इनको जोड़ेंगे 7 9 9 1 10 9 19 1 7 6 13 13 2 15 1 3 2 5 1 6 1659.97 1659.97, मतलब आपका आ जाएगा ए वाला ऑप्शन। कितना आ जाएगा एक वाला ऑप्शन। आप ऐसे भी देखें 13 150 300 13 3 1600 समथिंग आ रहा है 1600, और कोई ऑप्शन था नहीं। अगला देखिएगा 6 नंबर सवाल। एक समकोण त्रिभुज में 2 लंबवत भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा मतलब कर्ण के वर्ग का आधा है। हमने यहाँ मान लिया कि ए है ए, इसकी भुजा को ए मान ले रहे, ये नहीं सी हो गया।
एक समकोण त्रिभुज दो लंबवत भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा के वर्ग का आधा। तीसरी भुजा कैसे निकाल लेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा बताइए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब वो कह रहा है दो भुजाओं का गुणनफल ए इंटू सी जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के वर्ग का वर्ग कर दो का आधा है। इसका मतलब हो जाएगा 2ac बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको ऐसा लिखना चाहे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर कितना आ जाएगा 0। ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। ए बराबर सी हो जाएगा, ए बराबर सी हो जाएगा, ए बराबर सी। ये अगर जी 90 डिग्री का है तो कितने कितने के हो जाएंगे, 45 45 के हो जाएंगे। दो भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर, कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 45 अंश के हो जाएंगे। तो न्यून कोण ज्ञात कीजिए, तदनुसार न्यून कोण जो होगा वो 45 अंश का होगा। अगला सवाल देखिए 7 नंबर। सात नंबर में लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3। पूछ रहा है इसके बाद 2x प्लस 3y प्लस 4z। इसको एक्स वाई जेड का मान निकालना। पहले आप एक बात समझिए, इसमें है क्या मामला पूरे में। अगर हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3 यहाँ कर देंगे तो यहाँ आएगा -2x माइनस 2y माइनस 2z बराबर कितना आएगा 0। अब देखो यहाँ 2x लिखा गया, 2ab के रूप में लिखना, तो ये 2 इंटू एक्स कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे 1, कितना मानेंगे 1। 2ab के रूप में लिखा गया, किसके रूप में लिखा गया 2ab के रूप में। तो इसको हम लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये वाले से 3 तोड़ लेंगे, प्लस माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y और प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z बराबर 0। इसको अगर हम लोग देखें तो ये आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये आएगा आपका z माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अलग अलग जीरो करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 1 आएगा, y माइनस 1 बराबर 0, y बराबर 1 आएगा, z माइनस 1 बराबर 0 तो z बराबर। पूछा गया था इसकी वैल्यू 2x प्लस 3y प्लस 4z। यहाँ कितना हो जाएगा 2 तो 2 एकम 2 प्लस 3 प्लस 4 4 3 7 कितना हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं लगाना, एग्जाम में कैसे लगाएंगे उसको हम आपको बताते हैं। ये तो हमने बेसिकली पूरी तरीके से कैसे हम लोग आते हैं। एग्जाम में आपको करना क्या है, देखो एग्जाम में आपको एक कॉन्सेप्ट अगर देखें, अगर हम लोग जैसे हम आपको एक बस एक चीज लिख के दे रहे हैं, ए स्क्वायर बराबर 2a प्लस 1 या माइनस 1 कुछ भी लिखा हो, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है तो आपको पूछा जाए ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको करना क्या है, आपको ये वाली वैल्यू देखना है। यहाँ क्या लिखा 2 इंटू ए, जिसका स्क्वायर ए, कुछ नहीं बचा तो ये मान लो। अगर हम लोग इसको इस तरफ ले जाएं तो ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कितना आएगा 2a बराबर कितना आएगा 0, ए माइनस 1 बराबर का हो जाएगा 0, ए बराबर कितना आएगा 1। अब आप समझ गए होंगे ए की वैल्यू यही है, ए की वैल्यू जो है जो यही वैल्यू ए 2ab के रूप में जो लिखा रहेगा उसकी वैल्यू यही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जो 2ab के रूप में मिल रहा है वही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझें, अगर आप समझे कि 2ab, अब ये 2 अगर ए स्क्वायर है तो 2ab, जैसे हमने यहाँ लिखा 2 ए का स्क्वायर, ए कुछ नहीं बचा तो हम क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। आपको सेटिस्फाई कराना तो हमें क्या चाहिए, हमें ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर मिलेगा, ए माइनस 1 है उस तरफ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 2a हो गया। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ए का मान आएगा प्लस में, कितना आ जाएगा, ए बराबर 1 आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
बात क्लियर हो पा रही है? ये बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा हमेशा। इसमें देखो, इसमें कितना 2x है कि नहीं है? 2 इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर है, कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। यहाँ पे एक्स का है का? प्लस का माइनस का? प्लस का है ना। यहाँ पे एक्स कितना है? प्लस का। जो बराबर को उस तरफ रहे, क्योंकि जब वो इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा, माइनस के जाकर क्या होगा? प्लस। जो इस तरफ चिन्ह है क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 1। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1। बात क्लियर हो पा रही? जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे, इसमें यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर बराबर 4a माइनस 4, ए स्क्वायर बराबर 4a माइनस 4, क्या होगा ये बराबर मान? ये बराबर मान कितना होगा? तो आप कह सकते हैं सर, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? पहले तो 2ab वाले को लिखो, 2 इंटू क्या चाहिए हमको? ए चाहिए, ए। इसके बाद क्या लिखेंगे? 2। अब इसको देखो, इसका स्क्वायर अगर इसको यहाँ लेकर जाएं तो ऐसा लिख सकते थे, ए स्क्वायर प्लस 4 बन जा रहा, नहीं बन जा रहा? बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4a, मतलब 2 इंटू ए इंटू 2। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ए बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। ए बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? ए बराबर 2 आएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके से हम लोग सवाल लगा सकते थे, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे। हम लोग को करना क्या है? एक्स बराबर 1, यहाँ 2y हो जाएगा, 2y मतलब y बराबर 1 और z बराबर 1। अगर यहाँ माइनस लगा होता, मान के चलो यहाँ माइनस लगा होता, फिर क्या करते हैं हम लोग? कोई सवाल और यहाँ कोई प्लस माइनस कर देता, यहाँ माइनस लगा होता, एक्स ऐसा लिखा होता 2x प्लस वाई प्लस z। बाकी खेत में क्या करते हैं हम लोग? एक्स की वैल्यू कितनी आती? एक्स बराबर 1, वाई बराबर कितना आता? -1। कितना आता? -1। तो 2ab वाले को हम लोग को चेक करना हो जाएगा ना। तो हम लोग अब इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। तो इसकी वैल्यू हम लोग जैसे निकाले थे, तो पूछा गया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1 और जेड बराबर 1, तो इसकी जो वैल्यू होगी 2x प्लस 3y प्लस 4z का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं 8 नंबर। आठ नंबर में क्या लिखा गया है? 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 बराबर 0। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 बराबर 0। पूछ दिया गया है थीटा की जो वैल्यू लेना है हम लोगों को 0 से बड़ी लेना है, 90 से छोटी लेना है। तो सी ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता है क्योंकि 90 दिया गया है। ऐसे में देखो हम थीटा की वैल्यू रख दे रहे हैं। देखो 45 रखना उचित नहीं है क्योंकि cos 45 की जो वैल्यू 1/√2 होती है, तो यहाँ से तो कोई स्क्वायर हो नहीं रहा है, तो 45 नहीं रखो। ऐसा रखो जैसे हम cos 30 की रखें। cos 30 कितना होगा? √3/2। यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि √3/2 स्क्वायर तो हो नहीं रहा है, तो कोई समस्या, यहाँ भी समस्या है। तो cos 30 भी नहीं रखते, 45 रख सकते। अब हम बात करते हैं 60 की। अगर cos 60 रखें, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2 ठीक है, यहाँ पे आएगा 1/2 मामला बन सकता है क्योंकि हमें 0 करना था। तो 2 1/2 1/4 माइनस 5 1/2 प्लस 2, क्या हो रहा है? 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4 माइनस 4/2 प्लस 4/2 0 आ तो गया 0। तो थीटा बराबर कितना आएगा हमारे पास? 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना आएगा? 60 डिग्री। 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिएगा, आठ नंबर लिखा गया है। 8 हो गया था, 9 नंबर देखना। पी क्यू और पी आर वृत्त के बाहर बिंदु पी से केंद्र ओ के साथ एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। पी क्यू और पी आर, क्यू पी आर 40 है। क्यू पी आर कितना है? पूरा टोटल एंगल जो है वो 40 है। आर ओ पी का पूरा कोण बताइए। आर ये ओ होगा इसका, आर ओ पी। इस ये एंगल नहीं चाहिए, इसका पूरक चाहिए हमको, कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। एक कितना हो जाएगा आपका?
90, ये कितना हो जाएगा 90। स्पर्शरेखा है, त्रिज्या 50 हो जाती, लंब हो जाती है। ये आपका पूरा 40 है, ये कितना बचेगा 20, ये कितना हो जाएगा 70। लेकिन आरओपी नहीं चाहिए, आरओपी का कंप्लीमेंट्री एंगल चाहिए। क्या चाहिए हमको? कंप्लीमेंट्री एंगल। आरओपी का कोण, आरओपी का कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस कितना हो जाएगा 70 बराबर कितना आएगा 20। याद रखिएगा, अगर दो कोण कंप्लीमेंट्री है, पूरक है या कंप्लीमेंट्री हैं, तो उन दोनों कोणों का योग अल्फा प्लस बीटा का योग कितना होता है 90। अगर संपूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं, संपूरक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है 180। पूरा कंप्लीमेंट्री, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री। अगला सवाल है 10 नंबर, लिखा गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त और एक दूसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या पहले वृत्त की त्रिज्या से 20% कम है, बिंदु P और Q पर प्रच्छेदित होती है। यदि PQ की लंबाई पहले वृत्त की त्रिज्या से 20% अधिक है, वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी x सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या होगा? एक वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। एक दूसरा वृत्त है जो इससे 20% कम है। 10 से 20% कम होने का मतलब 2 कम हो जाएगा, 10 का 20% कितना 2 कम हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। वो इसको क्या करता है, वो इसको क्या करता है, यहाँ प्रच्छेद करता है पीओ के ऊपर। यहाँ पी हो गया, यहाँ पी हो गया। अगर इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है तो इसकी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, क्योंकि 20% क्या है कम है, क्या है 20% कम है। अब अगर हम लोग देखें इसको, पी क्यू की जो लंबाई है वो इसकी लंबाई का, इसकी त्रिज्या का 20% अधिक है। पी क्यू की जो लंबाई है इसकी त्रिज्या का 20% अधिक है। 20% अधिक होने मतलब 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो ये वाली लंबाई 6 भी, ये भी लंबाई 6 हो जाएगी। ये मान लो ओ है, ये ओ डैश है, इसके बीच की दूरी बताया है एक्स है, एक्स का मान निकालना। किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना है। अगर आप गौर करें, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ट्रिपलेट लगा दीजिए, क्योंकि ये 90 डिग्री भी होगा। तो यहाँ पे ये 6 है और ये आपका कितना 10 है, तो ट्रिपलेट कितना होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट कितना हो जाएगा 8। ये इतना हो जाएगा आपका 8। ठीक, अब इस वाले में भी लगाना है। ये 8 है, ये 90 डिग्री है, ये 6 है। यहाँ 10 मत कर देना आप, 8 6 और 10 लगा दो। 10 आपका क्या होता है कर्ण होता है, तो 8 यहाँ पर कर्ण, तो ये 10 हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, √8 के स्क्वायर में से हम लोग 6 का स्क्वायर घटा देंगे, मतलब हो जाएगा 64। 64 में से 36 घटाएंगे तो बचेगा आपका 28। 28 को लिख सकते हैं 2 रूट, 7 चौको 28, 2 रूट 7। 2 रूट 7 के लगभग कितना आएगा, 2 इंटू 7 का मतलब आएगा 2.5 से बढ़ा 25 और 25 625, 6.25 से बड़ा आएगा 26 26 676 हो जाएगा। 27 27 आपका 729, 206 के समथिंग आएगा, 206 के समथिंग आएगा। 26 दूनी 52, कितना आएगा 2 को 6 दशमलव कुछ आएगा, कितना 5.2 के समथिंग हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी थी 8 थी, तो अगर ओ डैश की बात पूछी जाए तो ओ डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास 8 और कितना 5.2 के समथिंग, 8 5 13.2। और भी आगे रहेगा इसमें, तो आपका ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। 13 एक ऑप्शन 3 दिया गया है, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा 11। अगला सवाल है 11 नंबर, लिख रहा है जब एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से 15% हो जाती है। पहले मान लो एक्स थी, 6,000 बढ़ेगी तो एक्स प्लस 6,000। पहले यहाँ जो रेट था, पहले रेट 18% थी, पहले आयकर की दर 18% थी, अब 15% हो जाती, जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आयकर मुफ्त है। अगर दोनों परिस्थितियों में 25% आयकर मुफ्त है तो इसमें कितनी इनकम पे लगेगा 75/100 पे लगेगा आयकर। यहाँ भी कितना लगेगा 75/100 में आयकर लगेगा। 25% दोनों में क्या है डिस्काउंट है। पहले 18% थी, पहले कितना था आपका 18% था, 18/100। इस वाले में 15% हो गया, 15/100। तो आगे लिख रहा है जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आयकर मुफ्त है। शुरुआत की आय ज्ञात कीजिए अगर उसने दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया हो, दोनों में कितना टैक्स समान दिया हो तो बराबर कर दो बस। तो 75/100 से 75/100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा।
3 6 18 और यहाँ 3 5 15 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें तो 6x बराबर हो जाएगा 5x प्लस 5 का 30,000, तो x बराबर हो जाएगा 30,000। x बराबर कितना हो जाएगा 30,000। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर उसने दोनों परिस्थितियों में साम दिया हो तो शुरुआत की आय कितनी, शुरुआत की आय कितना माना था, x माना था, x बराबर कितना आ गया 30,000। अगला देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। बारह नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, दो वस्तु ए और बी प्रत्येक को 1070 रुपये में बेचा जाता है। दो वस्तु हैं ए और बी, इसका मैं यहाँ सीपी लिख ले रहे, यहाँ पे एसपी लिख दे। प्रत्येक को, यहाँ से समझिए, जब वो कह रहा प्रत्येक को 1070 रुपये बेचा जाता है, ए को 13% लाभ पर बेचा जाता है और बी को 10% हानि पर। पहले तो दोनों की सीपी 100 माना करो। ए को 10%, ए को 13% लाभ पर, जब ए को 13% लाभ पर बेचेंगे कितने बेचेंगे 113 में, कितने बेचेंगे 113 में, और दूसरे को 10% हानि पर कितने बेचेंगे 90 में। 100 से ये 113 हो जा रहा है, 100 क्रय मूल था बेचा गया 113 में, इसका क्रय मूल कितना 100 था बेचा गया 90 में। अगर इसको हम और रेशियो में डालें तो यहाँ मान लो 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, तो गुणा भाग करने में आसान रहेगा। 10 से कितना हो गया 9, क्योंकि 100 से 113 में कोई गुणा कट नहीं रहा था। वो कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को 1017 में बेचा गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसके विक्रय मूल्य दोनों स्थिति में क्या समान है, विक्रय मूल्य समान कर लो। 113 यहाँ पे 9 है, अगर इसमें 9 का गुणा कर दें, अगर इसमें 9 का गुणा करें तो इसमें भी 9 का गुणा करना पड़ेगा, रेशियो है। अगर इसमें हम लोग 13 का गुणा 113 का गुणा करें तो इसमें भी 113 गुणा करना। जब 100 होता है 113 होता है, 9 का गुणा कर देते यहाँ हो जाएगा। क्रय मूल्य इनका कितना हो गया 900, इसका भी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1130, इसका हो जाएगा विक्रय 9 3 27, 9 1 9 2 11, 1 9 1 1070, इसका भी कितना 1070। देखो दोनों के विक्रय मूल्य बराबर होगा 1070 1017। पहली वस्तु का क्रय मूल्य था 900, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य था 1130। टोटल सीपी कितना होगा, टोटल सीपी कितना होगा, कितना हो जाएगा 2130, 9 1 10, 11 9 20, 2030 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2030, और टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2034। दोनों वस्तुओं को कुल मिला के 2030 में खरीदा था और 2034 में बेच दिया, तो फायदा हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा 4 रुपये का, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 4 रुपये। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लगा लो, अच्छा सवाल है, ऐसे ही लगता है रेशियो से, ठीक है ना। अगला सवाल है, एक तालिका दी गई है, तालिका 5 अलग अलग राज्यों के चीनी के उत्पादन 1000 को दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक उत्तर दीजिए। आपको 13 से लेकर के 16 तक इस तालिका के आधार पर क्वेश्चन लगाना है, तो आपको स्वयं करना है। इसका आंसर होगा 13 का बी 146 डिग्री, 14 का ए 20%, 15 का सी 120:113, 16 का ए होगा 15, 16 का ए होगा कितना 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर। कह रहा है जब 18, 24, 20 और 25 से न्यूनतम संख्या 1 से विभाजित किया जाता है। जब 18, क्वेश्चन नंबर 17 है, जब 18, 24, 20 और 25 से न्यूनतम संख्या 1 को विभाजित करें, सबसे छोटी संख्या 1 से विभाजित किया जाता है, सबका भाग ये में देना है। ऐसे के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे ज़्यादा 2 कहाँ मिलेगा, प्रथम अभाज्य संख्या, फर्स्ट प्राइम नंबर 2, 2 कहाँ मिलेगा, सबसे ज़्यादा 2 मिलेगा इसमें। 8 3 24, 8 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 2 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। 3 कहाँ मिलेगा, 18 में 3 53 मिलेगा, 5 2 मिलेगा, 25 यहाँ हो जाएगा 25 8 200, और 25 8 200, 2 9 1800, कितना हो जाएगा 1800। इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 1800 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 1800। अगर अब देखें, प्रत्येक स्थिति 5 शेष प्राप्त होता है, लेकिन ए से 11 विभाज्य,
लेकिन ये 11 से भाज्य। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 1800 के प्लस 5। अब डायरेक्ट 5 में जोड़ देंगे क्योंकि 11 से भाज्य करना है, एक संख्या 11 से भाज्य। 11 का इसमें भाग दे लीजिएगा। 11 का भाग कितने बार जा रहा है, देखो पहले हम 11 का आपको भाग करके दिखाएं। करना क्या है आपको, 11 का भाग अगर हम लोग 1800 में देते हैं तो क्या आएगा, 11 एकम 11, यहाँ बचेगा 7, 11 6 66, यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ बचेगा 3, 11 3 33, यहाँ बचेगा 7। आप इसको ऐसा लिख सकते थे 108, जो आपको देखो जो यहाँ पे जितना शेष बचे उतना लिखना। क्यों ऐसा लिखना है, क्योंकि आप ऐसा लिख सकते थे 163 के गुणा 11 प्लस 7 के, कितना आ जाएगा 7 के प्लस 5/11। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, जस्ट इसको नहीं लिखना। क्यों, 11 का भाग दें जितना शेष बचेगा, 11 का भाग दें जितना आपका क्या बचेगा शेष बचेगा, उसी पे काम करना है। क्योंकि ये तो 11 से डिविजिबल है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, इतना हमने आपको दिखाया कि ऐसा लिखेंगे तब जाकर इतनी संख्या बनेगी 1800। लेकिन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे इस बात को, अगर आप समझें। जैसे ये लिखा गया 1800 की, जैसे इसको लिखा गया 1800 की प्लस 5 बटे कितना लिखा गया 11। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे बेटा, 11 का भाग देंगे तो कितना शेष आ रहा, 7 शेष आ रहा, 7 की प्लस 5, बस खत्म, प्लस 5 कितना शेष आ रहा 5, 7 की, बस 7 जितना शेष आ रहा उतना लिख दीजिए बस। अब 1 रखो, के बराबर 1 रखने में क्या 11 से भाज्य होगा, कि 7 एकम 7 5 12, 11 से भाग नहीं जाएगा। के बराबर 2 रखने में 7 दूनी 14, 14 5 19 नहीं जाएगा, 7 3 21, 21 5 28 नहीं जाएगा, 7 चौको 28, 28 5 33। इसका मतलब है कि के बराबर 5 रखने से मामला बन जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। 7 चौको 7 के की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। 7 चौको 28 5 33, के बराबर आएगा 4। इसका मतलब है जो हमारी संख्या होगी, जो हमारी संख्या होगी वो कितनी होगी, 1800 गुणा 4 प्लस 5, 18 चौक 7200, 7205 कितनी हो जाएगी, 7205। पूछा गया है ए में 1000वें स्थान पर कौन सा अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कौन सा अंक है, 7वां अंक है। तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। तो 17 का हो जाएगा डी। ठीक है ना। अगला देखिएगा, आपको शेषफल निकाल लेना चाहिए था। अठारह नंबर कह रहा 10 स्क्वायर वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर वाई। वो कह रहा इनमें कौन सा सही है, इसको हम लोग 10 स्क्वायर वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर वाई यहाँ ला दे रहे हैं बराबर 1 को यहाँ भर दिया, यहाँ पे यहाँ ला दिया। इसमें 10 स्क्वायर वाई कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बचेगा कितना, स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर वाई कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कितना होगा, कॉट स्क्वायर एक्स। तो 10 स्क्वायर वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट स्क्वायर एक्स। यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर वाई बराबर 10 स्क्वायर एक्स, वाई बराबर एक्स, क्या एक्स माइनस वाई बराबर 0 या वाई माइनस एक्स बराबर 0। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 0। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, कह रहा है 0 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके, 0 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके यदि कितनी संख्या करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। 5 अंक की संख्या बनाना है, 1 2 3 4 5 अंक। देखो पहले अंक में क्या क्या आ सकता है, 1 से लेकर के क्या आ सकता है 9 तक। तो कितने प्रकार से भर सकता है ये वाला अंक, 9 प्रकार। ठीक है, दूसरे वाले में क्या आ सकता है 0 से लेकर 9 तक, हो तो 10 अंक। कितने अंक हो जाएंगे 0 से लेकर 9 तक, कितने हो जाएंगे 10 अंक। लेकिन एक पहले से भर चुका है तो कितने बचेंगे हमारे पास, क्योंकि रिपीट करना नहीं है, कितना बचेंगे 9।
0 से लेके 9 तक में कितने अंक होंगे? 10 होंगे। एक भर चुका है, रिपीटेशन अलाउ है नहीं है, कितने बचेंगे? 9। 0 से लेके 9 तक में कितने अंक होंगे यहाँ पे? 10। 10 में 2 भर चुके, 1 और 2, कितना बचेगा? 8। 0 से लेके 9 तक में कितने अंक होंगे यहाँ पे? 10। 10 में 3 भर चुके, 1 2 और 3, तो कितने बचेंगे? 7। 0 से लेके 9 तक में कितने अंक? 10, यहाँ बचेंगे कितना? 6। बस यही अंकों की संख्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? गुणा कर लीजिए, 9 9 81 यहाँ हो जाएगा, गुणा 8 7 56, गुणा 6 6 36 6, इकाई का अंक 6 आ रहा है। देखो इकाई का अंक इसमें 6 आ रहा है, इकाई का अंक पहले वाले ऑप्शन में 6 आ रहा है, बाकी ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम गुणा कर लेते, तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना? 27,216, इसका जो पूरा गुणा करेंगे 27,216। लास्ट नंबर है 20 वाला। 20 वाला दिया गया है, नीचे दिए गए असतत आंकड़े के आवर्ती वितरण में मान 0 के सामने आवर्ती x अनुपलब्ध है अगर, देखो वो कह रहा है यहाँ पे जो वेरिएबल लिखे गए x, यहाँ पे लिखे गई फ्रीक्वेंसी f। ये 0 है, ये x है, ये 1 है, ये 20 है, ये 2 है, ये 40 है, ये 2 40, 1 20, 1 20, 2 40, 3 40, 4 20 और 5 4, इस तरीके से बना दिया है। इसका मतलब है 0 जो है वो x बार आया है। 0 कितने बार आया है? x बार आया है। 1 कितने बार आया है? 20 बार आया है। तो हमें जब माध्य निकालते हैं, मीन निकालते हैं, मान निकालते, कुल राशि x आया 0 तो 0 गुणा x। 1 कितने बार आया है? 20 बार, 1 गुणा 20। 2 कितने बार आया? 40 बार, 2 गुणा 40, प्लस 3 गुणा 40, 3 40 बार आया है, प्लस 4 गुणा 20, प्लस 5 गुणा 20, 4 बटे कितना हो जाएगा? बटे कुल फ्रीक्वेंसी जोड़ देंगे, बटे कुल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 4 20 से 4 24, 24, हाँ 4 ही है, 40 है, 4 है, ठीक है। 4 20 4 24, ऐसा जोड़िए, 20 40 20 60, 60 40 100, 100 120, 124 प्लस एक्स, 124 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 124 प्लस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। माध्य दिया गया 2.5, माध्य दिया गया 2.5, तो 2.5 आगे दिया गया है। यहाँ से तो आएगा 0, यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आएगा 4 दूनी 80, 120 प्लस 20 चौको 80 प्लस 20, 124 प्लस एक्स। देखो कितना हो जाएगा? 80 और 20 100, 100 यहाँ से हो जाएगा 200, 300, 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 320। ठीक है ना? 100 220 300 320 बटे 124 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा कितना? 2.5। 2.5 को लिख सकते हैं हम लोग 5 25, 5 दूनी 10, और काट दीजिएगा 5 से, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 64 दूनी 128 बराबर हो जाएगा 124 प्लस एक्स। एक्स बराबर आ जाएगा 4, एक्स बराबर आ जाएगा 4। तो 0 वाले जो चर की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 4 आएगी। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों ने पेपर पूरा हो गया है। तो इसका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर पेपर था हमारा 23। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।